अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज़ एंड द बैंक ऑफ पंजाब। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। नाउ शो शुरू करने से पहले मैं उन तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं जो मेरी एब्सेंस से मुझसे मेरे बारे में पूछते रहे। आई थिंक शहबाज ने बता दिया था एक शो में कि मैं छुट्टियों पे था, नाउ आई एम बैक, बट बहुत शुक्रिया बहरहाल आप सबका। आज हम डीजी खान सीमेंट, हपको और नेशनल बैंक के रिजल्ट्स का रिव्यू करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे डीजी खान सीमेंट के रिजल्ट से। सेकंड क्वार्टर में अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे डीजी ने अर्निंग्स पर शेयर डिक्लेयर की है ₹8.43 की, विच इज़ अप 71% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड इट इज़ अप 36% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे और इस तरह से फर्स्ट हाफ की अर्निंग्स बन जाती है ₹13.36 की, विच इज़ अप 66% ईयर ऑन ईयर। यूजुअली डीजी खान सीमेंट हाफ ईयर पे कोई डिविडेंड नहीं देता, तो डिविडेंड ऑफ कोर्स नहीं अनाउंस किया गया। अगर हम सेकंड क्वार्टर की हाइलाइट्स पे नज़र डालें तो नेट सेल्स में हमको इजाफा नज़र आया 5% का क्वार्टरली बेसिस पे और ये ₹20.78 बिलियन की रही। ग्रॉस मार्जिन्स जो ऑफकोर्स पहले क्वार्टर में एक सवालिया निशान था, ये क्यों कम हुए हैं, वो वापस उसमें इजाफा नजर आया 10 परसेंटेज पॉइंट्स का और ये 32% रहे। फाइनेंस कॉस्ट में हमने कमी देखी 29% की और ये ₹304 मिलियन की रही। तो शहबाज काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं और आई थिंक उसकी मेन वजह ग्रॉस मार्जिन्स का नॉर्मलाइज होना है। देखिए, सरप्राइजिंग एलिमेंट ऑफ कोर्स इसमें ग्रॉस मार्जिन्स के थे और आप लास्ट क्वार्टर हमने जैसे मेंशन भी करा, फर्स्ट क्वार्टर में 26 पे मार्जिन तकरीबन 21-21% के थे। हमने देखा कि 32% के मार्जिन आए लेटेस्ट क्वार्टर में। उस हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 28-29% के आए, मगर एक्सपेक्टेशन से बेहतर मार्जिन आए हैं। अगर आप पहले सेल्स की बात कर लें, नेट सेल्स ऊपर थी 5%। हम देख रहे हैं सीक्वेंशियली रिटेंशन प्राइसेस वर फ्लैट, बट बिकॉज ऑफ हायर लोकल सेल्स आपकी यहाँ ग्रोथ देखी। हमने ये देखा इनका नॉर्थ बेस्ड प्लांट है, वहाँ बेहतर ग्रोथ आई आपकी लोकल डिस्पैचेस की, वह साउथ में आपकी लोकल डिस्पैचेस नीचे की तरफ थी, बट एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी बेहतर हुई ऑन द साउथ साइड। बट ओवरऑल आपकी जो डिस्पैचेस जो बढ़े 5% का मेजर रीज़न ये है कि आपकी लोकल सेल्स आपकी बढ़ गई हैं। अगर आप सीक्वेंशियली देखें, जो फाइनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी नीचे आई। उसका मेजर रीज़न ये हो सकता है कि आई थिंक अगर आप बैलेंस शीट पहले देखें तो टोटल आपकी बोरिंग तो बढ़ी है, 25 अरब से 27 अरब हो गई है। आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग काफ़ी बढ़ गई है, लॉन्ग टर्म बोरिंग कम होगी। तो हमें ये लग रहा है कि लेटेस्ट क्वार्टर में डीजीकेसी ने एक्सपोर्ट्स के लिए कुछ शॉर्ट टर्म बोरिंग बढ़ाई है, जिसके आई थिंक रेट्स जो है वो ईएफएस के रेट्स हैं। तो अगर आपकी फाइनेंस कॉस्ट देखें तो लोअर साइड आई है। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर थोड़ी सी बढ़ जाए बिकॉज ऑफ लोअर एक्सपोर्ट्स गोइंग फॉरवर्ड। जहाँ तक अगर आप सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस देखें, वो भी ऑन द हायर साइड थे। हम एक्सपेक्ट करें थोड़े नीचे आएंगे, बट थोड़े से ऑन हायर साइड देखें। ओवरऑल रिजल्ट देखें, रिजल्ट वॉज वेरी मच अबव एक्सपेक्टेशन। हमने देखे ₹8.40 की अर्निंग आई है। अब अगला सवाल ये होता है कि अगला क्वार्टर कैसा आ सकता है, जो अब करंट क्वार्टर आपका चल रहा है। अगर आप देखें तकरीबन ₹14 की अर्निंग है हाफ ईयर बेसिस पे। अब अगला हाफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिमिलर आ सकता है, बट मेरी फिलहाल एक्सपेक्टेशंस है कि जो पूरे नेक्स्ट ईयर की जो क्वार्टर हाफ ईयर की जो अर्निंग होगी तकरीबन ₹13 तक हो सकती है। तो पूरे साल मैं देख रहा हूँ कि ₹27 की अर्निंग होगी। अच्छा, मेरा रीज़न ये क्यों है, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड स्पेशली अगर आप डिस्पैचेस देखें जैन, फेब और मार्च के थोड़ा ऑन द लोअर साइड आ सकते हैं और ये रमज़ान फैक्टर भी। दूसरा एक और फैक्टर हो सकता है कि आप कोल्ड प्राइस हैव इवन इंच्ड अप। तो हमने देखा बिकॉज ऑफ हम एक्सपेक्ट पहले कर रहे थे कि आपके प्राइस थोड़ी सी नीचे आएंगी, कोल्ड प्राइस में थोड़ी सी वो बढ़ गई हैं। सो वहाँ भी एक डैम्पिंग फैक्टर हो सकता है। बट नन द लेस अगर आप देखें रिजल्ट्स तो काफ़ी डिसेंट है कि ₹26 की अर्निंग भी हो। सो वहाँ भी देखें डीजीकेसी एक ज़माने में आए थे कुछ 6 महीने पहले 275 का होता था, अब ₹200 का आ गया है। तो उस पर अगर आप मल्टीपल देखें तो ऑलमोस्ट 7 के मल्टीपल में मिल रहा है आपको स्टॉक, राइट। अगर आप गोइंग फॉरवर्ड भी देखें, वी कैन एक्सपेक्ट कि FY27 में अगर आपके डिस्पैचेस बढ़ते हैं तो और रिटेंशन प्राइस यहाँ से मजीद इंप्रूव होती हैं। सो एक डिसेंट लेवल पे है ओवरऑल डीजीकेसी। सो अब हम हपको के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं सेकंड क्वार्टर और हाफ ईयर के। हपको ने सेकंड क्वार्टर में कंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर ₹8.19 की डिक्लेयर की, विच इज़ डाउन 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और सेकंड क्वार्टर में ₹5 का डिविडेंड अनाउंस किया। इस तरह से फर्स्ट हाफ की अर्निंग्स बन जाती हैं ₹17.16 की, विच इज़ डाउन 5% ईयर ऑन ईयर, और इस तरह से फर्स्ट हाफ का डिविडेंड ₹10 पर शेयर बन जाता है। अगर हम सेकंड क्वार्टर की हाइलाइट्स पर नजर डालें हपको की, तो नेट रेवेन्यू वाज डाउन 4% क्वार्टरली बेसिस पे, ₹16.7 बिलियन के रहे। शेयर ऑफ एसोसिएट्स रिमेन फ्लैट क्वार्टरली बेसिस पे ₹10.5 बिलियन के, और फाइनेंस कॉस्ट में भी हमने कमी देखी 8% की और ये ₹2.3 बिलियन की रही। तो अच्छा रिजल्ट है, ठीक है, थोड़ा सा डिप है लेकिन ये एक्सपेक्टेड था। अच्छी बात यह है कि डिविडेंड एक और इन्होंने दिया है।
देखिए आप रिजल्ट अगर आप देखें वॉज वेरी मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। सरप्राइजिंग एलिमेंट जो रहा है वो पूरे रिजल्ट का, वो आई थिंक डिविडेंड है। और आप इसकी अर्निंग्स देखें वो तो फ्लैटिश है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये आपकी जो अदर इनकम है, जो डिविडेंड इनकम है, जो स्टैंड अलोन बेसिस पे आई है, वो हम एक्सपेक्ट करें तो लोअर साइड होगी इन सेकंड क्वार्टर, पर वो फ्लैट आई है। अब इसमें एक क्लैरिटी नहीं है कि वो डिविडेंड इधर चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी से आया है या थर एनर्जी के प्रोजेक्ट से आया है। और आप लेटेस्ट अकाउंट्स देखें, स्पेशली एफएफसी, वहाँ उन्होंने मेंशन करा है कि जो उनको डिविडेंड रिसीव हुआ है फ्रॉम थर बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो पोस्ट पीरियड आया, मतलब ये मतलब है कि फर्स्ट सेकंड क्वार्टर के एंड में नहीं आया, वो थर्ड क्वार्टर के स्टार्ट में आया है। सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपकी अदर इनकम जो हपको की है ऑन स्टैंड अलोन बेसिस, स्पेशली डिविडेंड इनकम, वो मजीद बढ़ सकती है। सो अगर आप ये देखें कंपनी ने, अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तकरीबन 5 रुपये ही कमाए और 5 रुपये दे दिए हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगला जो क्वार्टर होगा, थर्ड क्वार्टर होगा, उसमें तकरीबन जो आपने अदर इनकम देखी उससे डबल भी आ सकती है थर्ड क्वार्टर में। सो इसमें एक अच्छी ये बात है कि नेक्स्ट क्वार्टर भी वी कैन एक्सपेक्ट कि 5 रुपये का डिविडेंड कंपनी दे सकती है। और जो प्रेजेंट क्वार्टर है, हो सकता है फोर्थ क्वार्टर भी आ जाए। तो जो पूरे साल का हमें डिविडेंड फिलहाल लग रहा है वो 20 रुपये कंफर्टेबली आपको दे सकती है। दूसरा अगर और एलिमेंट देखें, स्पेशली व्हेन कम्स टू द फाइनेंशियल क्लोज ऑफ द BYD प्लांट, वो भी हो गया है, और जो उनकी फाइनेंसिंग को अरेंज करनी थी वो भी डिफरेंट बैंक से अरेंज हो गई है। और जहाँ तक रिस्पॉन्स है BYD का, वो भी काफ़ी एक एक्साइटमेंट हमने देखी है। और जहाँ तक अब अगला सवाल ये होता है कि ऑफकोर्स फाइनेंसिंग तो हो गई है, अब डेट तो उन्होंने रेज कर दिया है, पर जो इक्विटी फाइनेंसिंग है वो भी बहुत कंफर्टेबल लेवल है। जो हपको की प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ से कोई ईजिली फाइनेंस कर देगी और हपको का डिविडेंड से इम्पैक्ट नहीं होगा। मैं क्यों इस तरह बोल रहा हूँ, बिकॉज एक साल पहले हपको का जो डेट था, स्पेशली इवन लॉन्ग टर्म डेट तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, एंड इवन शॉर्ट टर्म डेट जो 40 अरब का था वो सिर्फ 2 अरब का रह गया है। तो जो भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत एक एक्सूबरेंट है, और हमें लग रहा है कि ये गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ गुड प्रॉफिटेबिलिटी एंड गुड कैश फ्लोज फ्रॉम देयर पावर प्रोजेक्ट्स, स्पेशली थर बेस्ड प्रोजेक्ट्स एंड सिंध एग्रो कोल माइनिंग, वहाँ से कंपनी का जो डिविडेंड है वो काफ़ी अच्छा रह सकता है। सो फुल ईयर की आप कह रहे हैं 20 रुपये की जो है वो डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा भी लेकिन आ सकता है। देखिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज थर एनर्जी का जो डिविडेंड जो एक्सपेक्टेड है, जो थर्ड क्वार्टर में गिरेगा, जो भी करंट क्वार्टर है, वो तकरीबन इनके 2 प्रोजेक्ट्स हैं थर के, राइट। सो एक से डिविडेंड तकरीबन 10 अरब का गिरेगा और एक से तकरीबन डिविडेंड तकरीबन 5 अरब का गिर सकता है। सो अगर 15 रुपये सिर्फ डिविडेंड से गिर रहे हैं तो 15, तो इसका मतलब है कि 10 रुपये का डिविडेंड की जो गुंजाइश है वो तो सिर्फ इस प्रोजेक्ट से बन जाती है। बाकी इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट्स वो भी काफ़ी डिसेंट है। हमें ये पता है भले कंपनी के जो भी प्रोजेक्ट्स हों, भले वो पावर प्रोजेक्ट्स हों या कोल माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हों या जो आपके ऑटो प्रोजेक्ट्स हों, वो सब प्रॉफिटेबल हैं, और कंपनी की जो कैश फ्लोज हैं वो भी काफ़ी बेहतर हैं। सो वी कैन ईजिली एक्सपेक्ट नेक्स्ट क्वार्टर भी आपको का डिविडेंड 5 रुपये तो आ सकता है, राइट। और अगर हम देखें यील्ड बेसिस पे तो 210 के अंडर अगर आ जाता है, जैसे कि हमने देखा आज भी इंट्राडे बेसिस पर आया था, कल भी आया था, तो इट्स अ गुड स्टॉक यील्ड की बेसिस पे। देखिए अगर आप ओवरऑल देखें, आप डिविडेंड किस तरह देखते हैं, आप इस तरह देखेंगे, आप ओवरऑल पूरी यूनिवर्स देखें, बाकी स्टॉक्स देखें जो भी अवेलेबल है मार्केट, KSE ऑल में या KSE 30 में, KSE 100 में, और बहुत लिमिटेड स्टॉक होंगे जो आपसे 9 से 10% की यील्ड दे रहे होंगे। सो हपको इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स, और ये ब्लू चिप कंपनी है, और आपको पता है कि इसके कैश फ्लोज काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, डीलेवरेजिंग हो रही है, बैलेंस शीट क्लीन हो गई है। तो इट्स बेटर इंस्टेड ऑफ बेटिंग इन अ कंपनी जो एक डिविडेंड दे, जो एक स्मॉल कंपनी हो, इट्स बेटर टू बेट इन अ कंपनी जो एक ब्लू चिप कंपनी हो और सस्टेनेबल डिविडेंड हो। तो लग रहा है कि यस 5 रुपये भी देगी, और अगला क्वार्टर जो फोर्थ क्वार्टर भी होगा, साल का एंड जो होगा, वहाँ भी 5 रुपये आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट स्टॉक फॉर द डे, और वो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेशनल बैंक के आज रिजल्ट्स अनाउंस हुए, और इस पर हमने काफ़ी कवरेज भी की है। आई थिंक लास्ट वीक भी शहबाज ने कवर किया था टेक्निकल बेसिस पे भी, और एक्सपेक्टेशन काफ़ी थी, और आई थिंक एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही बड़ा अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया। उसमें मैं आपको बताता हूँ। पहले अगर हम इनके रिजल्ट्स देख रहे हैं, अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर रही है फोर्थ क्वार्टर में 9 रुपये और 7 पैसे की। ना ये तो डाउन है 17% क्वार्टर, और बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9% का इजाफा है। डिविडेंड जैसे मैं बताया 35 रुपीज़ पर शेयर का दिया है। और इस तरह से पूरे साल की अगर हम अर्निंग देखें अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे तो 40 रुपीज़ एंड 38 पैसे की अर्निंग्स बनती है, विच इज़ अप 3.2 टाइम्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ऑफ कोर्स पूरे साल का डिविडेंड 35 रुपीज़। अगर हम इसकी हाईलाइट्स पर नजर डालें फोर्थ क्वार्टर की, तो नेट इंटरेस्ट इनकम वाज डाउन 6% क्वार्टरली बेसिस पे 57.22 बिलियन रुपीज़ की रही। क्रेडिट लॉस अलाउंस एंड राइट ऑफ 7.1 बिलियन रुपीज़ के रहे, ये थोड़ा इसमें अच्छा खासा इजाफा है। इनकम फ्रॉम डीलिंग इन
फॉरेन एक्सचेंज अप 8.8 टाइम्स क्वार्टरली बेसिस पे और ये 10.8 बिलियन रुपीज़ के रहे हैं। तो यहाँ पे शहबाज डिविडेंड तो बहुत अच्छा आ गया, बट जो रिजल्ट्स पे आई थिंक कुछ वन ऑफ्स हैं। पहले अगर हम बात कर लें, ये जो इनकम फ्रॉम डीलिंग एफएक्स आई है 8.8 टाइम्स 10.8 बिलियन रुपीज़ की, ये वन ऑफ है। तो ये क्या थोड़ा बहुत मैं ये बता दूं कि ओवरऑल रिजल्ट वाज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, और डिविडेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 30 रुपये से 32 रुपये, डिविडेंड काफ़ी अच्छा आया है। पे आउट अगर आप देखें अबाउट 90% पे आउट है अर्निंग्स का। अब अगला क्वेश्चन आपका वही है कि सस्टेनेबल अर्निंग कितनी है। अगर आप इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम देखें वो डिक्लाइन है सीक्वेंशली, वो एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ रीप्राइसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सो वहाँ तक तो आई थिंक रिजल्ट काफ़ी सही था। थोड़े से सरप्राइजिंग एलिमेंट्स थे वो आपके नॉन फंड इनकम में थे या अदर इनकम में थे, स्पेशली फ्रॉम फॉरेक्स इनकम। अगर आप फॉरेक्स इनकम देखें इस क्वार्टर 10.8 बिलियन की आई है। वो सरप्राइजिंग एलिमेंट वो कहाँ से आई है? अगर आप इसका ट्रेंड देखें तो 1 से 2 अरब की इसकी इनकम आती है। अगर आप लेटेस्ट नंबर्स देखें उसके कैश फ्लो देखें, कैश फ्लो जो है वहाँ जो अबाउट 9 बिलियन रुपीज़ ये हुआ है कि जो इन्हें कुछ ब्रांचेस हैं इंटरनेशनली वो बंद करी हैं, तो वहाँ से कोई फॉरेक्स गेन आया है। सो वहाँ ये रिफ्लेक्शन है। सो ये तो मैं बिल्कुल आई थिंक वी इज़ वेरी श्योर कि ये जो नंबर 10.8 का है इट्स नॉट अ रिकरिंग नंबर। अगला क्वार्टर अगर देखें उससे अगला क्वार्टर होगा तकरीबन 2 अरब ही आएगा, आसपास नंबर आएगा। जहाँ तक डिविडेंड इनकम की बात है वो भी हम देखते हैं कि सीक्वेंशली थोड़ी सी अप एंड डाउन होती है, बट ऑफकोर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्वार्टर काफ़ी एक अच्छी इनकम आई डिविडेंड इनकम। हमने देखा लास्ट ईयर भी सेम पीरियड अच्छी इनकम आई थी। बट जहाँ तक आपका सवाल है रिगार्डिंग वन ऑफ जो हमने बुक करा है क्रेडिट जो आपकी प्रोविजनिंग है, वो ऐसा लग रहा है अगर आप देखें थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखें कि जो इन्फेक्शन रेशो है बैंक का, नेशनल बैंक का, वो तकरीबन 14% ऑन द हाई साइड है। पर जहाँ तक प्रोविजनिंग है इंक्लूडिंग जनरल प्रोविजनिंग एंड स्पेसिफिक प्रोविजनिंग, वो 100% पे है। और हमारी ये भी बात हुई थी मैनेजमेंट से लास्ट टाइम कि कुछ जो प्रोविजनिंग है वो जनरल ज़्यादा है। सो ये लग रहा है कि ये जो क्वांटम मैंने 7 अरब का बुक करा है ये थोड़ी इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ जनरल प्रोविजनिंग एंड स्पेसिफिक प्रोविजनिंग। मगर ये है कुछ अगर आपको ये भी देखना है कि बिकॉज ऑफ सम IFRS 9 के रूल के बाद एज पर द क्रेडिट मॉडल कुछ इनको प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है ये आपके बैड लोन्स हो, मगर जो भी आपकी डिपेंडिंग ऑन जिस तरह इंडस्ट्री चल रही है ऊपर नीचे या प्लस माइनस के ग्रोथ है तो वहाँ आपको प्रोविजनिंग बुक करनी पड़ती है। सो येस ओवरऑल रिजल्ट वॉज वेरी डिसेंट। और हमने ये देखा है कि इस साल पूरी अर्निंग 40 रुपीज़ की EPS आई है, स्टैगनिंग ग्रोथ आई है। इसमें एक एलिमेंट मैंने ये दोबारा यहाँ जिक्र कर दूँ रिगार्डिंग कॉस्ट टू इनकम रेशियो पूरे साल में 40% है, बट जो सीक्वेंशली 45% आया और लेटेस्ट क्वार्टर में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45% प्लस है, 20% प्लस है क्वार्टर एंड क्वार्टर। उसके आते हैं कुछ रीज़न हो सकते हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड हम देखेंगे ये चीज़ नॉर्मलाइज हो सकती है। अब अगला सवाल ये आता है कि 40 रुपये की तो अर्निंग हो गई है, तो अगर हम यहाँ से कुछ वन ऑफ्स निकाल दें, स्पेशली जो आपके FX इनकम में आए हैं उसका तकरीबन 2 रुपये का इम्पैक्ट है और थोड़ी सी प्रोविजनिंग ऑन द हायर साइड है। सो हमें ये लगता है कि जो कंपनी जो बैंक ने 9 रुपये की अर्निंग करी है वो आपकी 8 रुपये 8.5 रुपये की अर्निंग रिकरिंग बेसिस पे कर सकती है डिपेंडिंग ऑन अनाउंस नहीं। देखिए इसमें ये भी देखना है कि जो बैलेंस शीट साइड में आप देखें जो डिपॉजिट्स हैं वो तकरीबन 15% से ग्रो हैं। अगर आप इंडस्ट्री की डिपॉजिट देखें वो 25-24% से ग्रो है, तो उतना लोअर साइड है। बट इफ़ यू एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड और जहाँ पर करंट अकाउंट रेशियो अगर सेम मेंटेन होता है सो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो रिकरिंग अर्निंग हो सकती है पूरे साल की वो 35 रुपये के करीब हो सकती है। और अगर हम पे आउट अज्यूम करें कि 70% पे आउट होगा, जो हमने हिस्टोरिकली देखा है जब पहले जब बैंक पे आउट देती थी तो 25 रुपये बनता है। बट अगर आप 90% में निकाल लें तो अगर 35 रुपये की अर्निंग में 30 रुपये आपका पे आउट बन जाएगा। बेस्ड ऑन इवन 25 रुपीज़ डिविडेंड या 30 रुपीज़ डिविडेंड आपकी जो डिविडेंड यील्ड है वो एक सब्सटैंशियल डिविडेंड यील्ड बनती है इस पर। अच्छा, अब यहाँ पे शहबाज कुछ चीज़ों में आई थिंक क्लैरिटी आएगी जब इनकी एनालिस्ट ब्रीफिंग होगी, राइट? तो फिर हम दोबारा उस पर बात करेंगे। बट अभी सवाल यही है क्योंकि आज इतना अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया 35 रुपीज़ का, अगर हम यील्ड देख लें तो आई थिंक जो प्राइस चल रही है वहाँ पे तकरीबन 13% यील्ड बनती है, विच इज़ आई थिंक द हाईएस्ट यील्ड इस वक्त किसी भी स्टॉक की, किसी भी सेक्टर को अगर आप ले लें। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि स्टॉक में एक तेज़ी तो थी बट सेलिंग भी आ रही थी और एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर 35 रुपीज़ की डिविडेंड इसने अनाउंस किया है तो ये 300 रुपये तो शायद क्रॉस कर जाएगा, जो अपर लॉक भी जो है वो हिट नहीं हुआ। सो इसमें वन ऑफ हटा के जैसे आपने कहा ना, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल तकरीबन 35 रुपये की अर्निंग आएगी और फिर डिविडेंड अगर उसमें हम 90% ले लें तो तकरीबन 30-31 रुपये का बनता है। बट वी डोंट नो कि ये होता है कि नहीं। तो इसलिए डू यू थिंक कि आज थोड़े से हमने प्रॉफिट टेकिंग इसमें देखी बिकॉज
अब लोग जो हैं वो इस 35 रुपीज़ के डिविडेंड को नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो अब इस साल का जो अब कैलेंडर ईयर 26 है उसकी अर्निंग्स और उसके डिविडेंड को देख के जो है वो करंट प्राइस को देख रहे हैं, क्या करंट प्राइस जो है वो सही है या अभी भी कुछ डिस्काउंट पे है। देखिए इससे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है इसमें शायद फॉरेन सेलिंग भी हो। दूसरा एलिमेंट ये है कि लोगों को इतना सब्सटैंशियल लॉस हुआ है पिछले एक महीने में, मार्केट इज अबाउट 12% डाउन, तो थोड़ी पैनिक सेलिंग भी हो सकती है कि यार यहाँ बुक कर लो प्रॉफिट और बाकी चीज़ें जो लॉसेज में उसको हम बाद में देख लेंगे। देखिए अगर आप सिंपल फंडामेंटल बेसिस में देखें, अगर 25 रुपये का डिविडेंड भी है और आपकी तकरीबन 260 रुपये की प्राइस है, तो फिर भी एक डिसेंट डिविडेंड आपको मिल रहा है, गिवन इट्स अ लार्ज बैंक जिसके आपके डिपॉजिट्स 4.5 ट्रिलियन के हैं। अगर हम अज्यूम करते हैं कि 30 रुपीज़ डिविडेंड आ सकता है, जो आ भी सकता है, बिकॉज अगर आप बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी देखें वो तकरीबन 27% है, रिक्वायरमेंट बहुत नीचे है। तो येस दे हैव द एबिलिटी है टू प्रोवाइड मोर डिविडेंड्स गोइंग फॉरवर्ड टू। और अगर 35 रुपये डिविडेंड तो यील्ड तो आई थिंक एक प्रेसिडेंटेड ही है, और बाकी आई थिंक कोई बैंक या बाकी कोई इवन फर्टिलाइजर कंपनी से डिविडेंड नहीं दे रही है। सो रिजल्ट्स के बाद सॉरी शहबाज, ये बताइए कि उसकी बुक वैल्यू क्या बनती है? देखिए बुक वैल्यू अगर आप देखें ना, बैंक की 250 रुपये की बुक वैल्यू, लेटेस्ट 251 की बुक वैल्यू है, स्टॉक आसपास वहीं चल रहा है, प्राइस टू बुक भी 1 टाइम्स है, तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। अब एक एंगल देखें, अगर आप डिविडेंड यील्ड बेसिस पे देखें तो 13% की यील्ड है, अगर 10% यील्ड भी आने के लिए प्राइस को 30% जंप करना पड़ेगा, तकरीबन 340 रुपये की प्राइस हो सकती है। एक और एंगल ये हो सकता है कि कुछ लोगों ने ये स्टॉक बहुत पहले से लिया हुआ है, राइट, 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये का लिया हुआ है, अभी 250 रुपये का स्टॉक हो गया है, तो प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है। एक और एंगल इसमें ये है, अगर आप ये जस्टिफाइड टू प्राइस टू बुक मेथोडोलॉजी पे अगर वैल्यूएशन करें तो उसका जो ROE है वो तकरीबन 16-17% आता है, तो उस बेसिस पे तो लगता है फेली वैल्यूड है स्टॉक, राइट। तो बट if we take a combination of justified to price to book and dividend yield and price to earning, तो यहाँ से अपसाइड काफ़ी लगता है। अगर आप इस बैंक को देखें 40 रुपये की अर्निंग अगर आप कर लें और 7 के मल्टीपल पे उससे भी कम चल रहा है, 6.5 के मल्टीपल पे चल रहा है, तो इस पर लगता है कि बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स रूम तो है। बट आई थिंक एक पैनिक है कि मार्केट इतनी नीचे आ गई है, तो जहाँ आपको प्रॉफिट बुक करने को चांस मिल रहा है, हो सकता है वहाँ इन्वेस्टर्स प्रॉफिट को बुक कर रहे हो ओवरऑल। अच्छा, इसमें एक और मैं बात मेंशन कर दूं कि हमें मार्केट में रूमर भी थी और आई थिंक न्यूज़ बिल्कुल थी कि कुछ रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है हैशकॉल के एंगल से। तो नेशनल बैंक का एक बड़ा एक्सपोजर हैशकॉल की तरफ भी है, और तकरीबन 18 से 20 अरब रुपए एक्सपोजर है टुवर्ड्स हैशकॉल। तो अगर वहाँ से कोई रिवर्सल्स आते हैं तो हम जो अर्निंग 35 रुपये की देख रहे हैं वो 40 रुपये भी हो सकती है। सो पोटेंशियल तो है, बट अगर ऑन अ सेफ साइड मैं ये बोलूँगा, यस 35 रुपीज़ इज़ अ डिसेंट अर्निंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम नेशनल बैंक। और अगर गिवन द कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, तो इनके पास एक एम्पल रूम भी है टू गिव डिविडेंड टू द। अच्छा, एक चीज़ और है शहबाज, एक और लास्ट चीज़ डिस्कस कर लें नेशनल बैंक के हवाले से कि जैसे मैंने कहा ना कि काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी एनालिस्ट ब्रीफिंग में, कि ये हो सकता है कि इस साल कुछ अपने मेमोरेंडम में चेंज करें जहाँ पे इस क्वार्टरली डिविडेंड भी दे सकें, तो वो भी एक ट्रिगर हो सकता है। देखिए बिल्कुल, आप अगर ये हुआ तो। अगर आप बैंक ऑफ पंजाब को देखें ना, बैंक ऑफ पंजाब ने पहले एनुअल डिविडेंड देता था, अब वो साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देता है। सो ये तो अगर क्वार्टरली नेशनल बैंक नहीं देगा तो शायद हाफ ईयरली डिविडेंड देते, तो एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है फॉर द बैंक। एक और एलिमेंट्स में देखा था बैंक में कि जो अगर आप लेटेस्ट अकाउंट देखें तो येस प्रॉफिटेबिलिटी तो 40 रुपये की पर शेयर आई है, बट कुछ एक एलिमेंट ऑफ कैपिटल गेन है जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भी गिरा है, तकरीबन 7 बिलियन रुपीज़ का। अगर आप उसको ट्रांसलेट करें इनटू EPS, वो तकरीबन 2 से 2.5 रुपये बनता है। सो इन एसेंस जो कंपनी की जो अर्निंग है वो 40 रुपये नहीं है, उससे ज़्यादा है। सो गोइंग फॉरवर्ड बेस्ड ऑन सस्टेनेबल फैक्टर्स 35 रुपये की अर्निंग लगती है, बट कुछ वन ऑफ्स अगर आ जाते हैं, रिवर्सल्स फ्रॉम हैशकॉल एंड अदर प्रोविजनिंग जो कंपनी ने ओवर बुक करी हुई है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि अर्निंग इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ओके शहबाज, थैंक यू वेरी मच। एंड दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक वॉच। अब आपसे मुलाकात होगी अपने रेगुलर शो में ऑन सैटरडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।